गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्वेता भूपेंद्र केवट HSVT वेरावली स्कूल की शिक्षिका हूँ और मैं आज आपको कक्षा 9वीं का राजनीति शास्त्र का छठा चैप्टर जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय समस्या के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, अंतरराष्ट्रीय समस्या पिछले अध्याय में आपने अब तक जो है पढ़ा है कि हमने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, अब हमने प्रभुता संपन्न राज्य भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया है। तो भारत जो है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में के प्रभुता संपन्न राज्य कौन से हैं? जिन पर बाह्य या आंतरिक रूप से जो है किसी के वो अधीन हो, वहां के लोगों का शासन स्वयं का हो, किसी दबाव का शासन न हो। 15 अगस्त सन 1947 के पूर्व भारत प्रभुता एक राज्य का दर्जा तो था भारत को, परंतु भारत जो है प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था, क्योंकि भारत पे बाह्य शक्तियों का अधिकार था। आपको मालूम है कि भारत पे ब्रिटेन का उस समय शासन चलता था और जो है भारत राज्य होने के बावजूद प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। 15 अगस्त सन आजादी के बाद जो है भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य बना। अब भारत पर किसी भी बाह्य शक्ति के नियंत्रण में हमारा शासन नहीं है, आंतरिक। भारत के लोग जनता मिलकर अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है। फिर भारत की सुरक्षा व्यवस्था। भारत की विदेश नीति आपको बताया गया था पिछले अध्याय में। मैंने विदेश नीति के बारे में हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने, मित्रता को बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का जो है भारत असावधानी नहीं लेता है। अपने मित्रों के साथ साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी वह भली प्रकार से करता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का भी हमने अध्ययन किया है पिछले अध्याय में। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र, आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? विश्व शांति का कार्य करते रहना और साथ में जो बाकी जो गरीब देश हैं उन और बाकी देशों की सहायता करना, विश्व में शांति बनाए रखना। अब इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे जो है वेदों में, हमारे पौराणिक पुस्तकों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब संपूर्ण पृथ्वी जो है एक घर के समान है। अगर अब घर में अगर समस्या किसी एक व्यक्ति को होती है तो बच्चों वो समस्याएं बाकी को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है। तो उसी तरीके से कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो केवल एक ही देश की नहीं होती हैं, इसके परिणाम स्वरूप अनेक देशों पर तथा कुछ दिनों बाद विश्व के सभी देशों पर होती है। तो बच्चों, जिस तरीके से मैंने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, तो आज टेक्नोलॉजी का इतना प्रचार हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत तरीके की हो गई है कि हम यहाँ पे बैठे कहीं का भी सामान मंगवा सकते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कहीं का भी सामान, और वहाँ की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है टेक्नोलॉजी के बल पर। और हम जल्द से प्लेन की सहायता से वहाँ पे कुछ ही समय में पहुंच जा सकते हैं, जबकि पुराने समय में क्या था, बहुत टाइम लगता था। तो इस तरीके से हम आज सुबह यहाँ पे हैं तो शाम अमेरिका में रह सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी पृथ्वी जो है एक घर के समान हो गई है। तो उसी तरीके से जब कोई समस्या भी आती है बच्चों, तो समस्या केवल एक व्यक्ति तक नहीं रहती है, क्योंकि पूरा विश्व एक घर के समान है। तो वो समस्या पहले एक व्यक्ति को प्रभावित करेगी, फिर दूसरे, फिर इसी तरह से पूरे घर को, फिर उसी तरीके से पूरे राज्य को प्रभावित करेगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये देखो, ये मेरा चौथा स्लाइड आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि स्लाइड्स किस चीज का है? मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये स्लाइड्स कोरोना का है।
तो कोरोना, आप कोरोना देख रहे हो, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? चीन के छोटे से शहर वुहान से, वहां के मार्केट से प्रारंभ हुई। पहले चीन के छोटे से राज्य को वो प्रभावित करता है, फिर चीन के दूसरे राज्य को, फिर इस तरीके से पूरे चीन को प्रभावित करता है। वो पूरे पूरे विश्व की वो समस्या रह गई है। तो उसी तरीके से बच्चों, कोई भी एक समस्या जो है पहले एक व्यक्ति को, कुछ दिनों बाद विश्व के सभी देशों पर वो समस्या जो है अपना प्रभाव डालेगी। तो इसका जो है तो अंतरराष्ट्रीय समस्या का मतलब यही होता है कि प्रारंभ उसका एक जगह से हो पाते हैं अंतरराष्ट्रीय समस्या। तो कोरोना भी एक अंतरराष्ट्रीय। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए है कि किस तरीके से उसने प्रारंभ तो एक जगह से किया, पर वो उसका फैलाव पूरे विश्व में हो गया। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सभी राष्ट्र जो है एकत्र करके उससे लड़ने के लिए जो है प्रयत्न करते हैं। तो आपको कोरोना टाइम में आपने इतना कोरोना का न्यूज़ सुना, और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से बच्चों जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तो पूरे देश के पूरे विश्व के वैज्ञानिक और बाकी लोग ने उसमें किस तरीके से सहयोग किया, किस तरीके से रिसर्च करना प्रारंभ किया, किस तरीके से उसके निराकरण के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। आज वैक्सीन जो है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि देखो हर राष्ट्र ने वैक्सीन बनाने का प्रयत्न किया। इस तरीके से 5 देशों का वैक्सीन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वो कोई भी समस्या आती है तो सब जब एकजुट होकर करते हैं कार्य तो वो कार्य सक्सेसफुल होता है। तो इसी तरीके से कोरोना जैसी जब अंतरराष्ट्रीय समस्या आई तो पूरा विश्व एकजुट हो गया और कोरोना के बारे में अपना रिसर्च करना प्रारंभ किया और उससे जानकारी लोगों को दिया, और उस पे जो है वैक्सीन, उससे बचाव के लिए जो है कार्य करना प्रारंभ किया। इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा एकत्र प्रयत्न करना आवश्यक है। तो बच्चों, इस अध्याय में हम मानवाधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद, इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। साथ में शरणार्थियों की समस्या अब अंतरराष्ट्रीय समस्या ले रही है, अतः हम उसका भी विचार करेंगे। तो अगला स्लाइड है मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है बच्चों? मानवाधिकार जो है मानव की अवधारणा उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देती है। प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में जब हम जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। उसे प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं और उसे नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। मानवाधिकार जो है बच्चों, हम जन्म लेते हैं तो हमें अधिकार, जन्म लेने के साथ साथ ही हमें शिक्षा की, पढ़ाई की, अच्छे पालन पोषण की, ये सब हमारा अधिकार है। तो इस तरीके से जो नैसर्गिक अधिकार है, हमारे पालन पोषण, हमारी समुचित विकास, इस अधिकार को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं और ये हम जन्म के साथ साथ ये अधिकार हम प्राप्त करते हैं। अतः मानवाधिकार से तात्पर्य है कि मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार। देखो, हम एक नैसर्गिक और एक सामाजिक अधिकार, 2 अधिकार होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार हमें जन्म के साथ प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा सामाजिक अधिकार, जब हम जन्म लेते हैं तो साथ साथ समाज में के भी हम अभिन्न अंग हो जाते हैं। एक अंग के रूप में जो समाज के अधिकार हैं वो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति को हम समाज से निष्कासित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह भी समाज का एक अभिन्न अंग है। इस तरीके से, और समाज में ही आप पढ़े होंगे कि किसी व्यक्ति का समाज में ही समुचित विकास हो सकता है। मनुष्य एक बहुत फेमस लेखक ने कहा है कि मनुष्य जो है समाज में ही रहकर उसका विकास हो सकता है, जंगल में नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से समाज के घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार जो है वह मानवाधिकार है। अमेरिका तथा फ्रांस की क्रांति।
कि राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे अधिकारों का समर्थन किया गया था। तो बच्चों ये अमेरिका आपने सुना होगा, सब अमेरिका का नाम हम सबसे ज़्यादा सुनते आए हैं। तो अमेरिका और फ्रांस ये जो देश थे, पहले अमेरिका आपको बताना चाहूँगी कि अमेरिका पे भी हमारे देश की तरह विदेशी शक्तियों का सामना था। बहुत जल्दी इसका विरोध हुआ और अमेरिका जो है स्वतंत्र हो गया। तो जब अमेरिका, उसके बाद जो है फ्रांस, फ्रांस में राजाओं का शासन था। अ, और राजा वहाँ पे राजा जो है, जो वहाँ के धर्मगुरु थे, मतलब पुरोहित थे, उनके हिसाब से ही शासन करते थे। इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है राजा इस तरीके से राजा का शासन होने की वजह से वहाँ पे जो है मानव के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और वहाँ पे हर के लिए अलग न्याय व्यवस्था थी। राजा के लिए, राज्य घराने से संबंधित लोगों के लिए अलग, पुरोहितों के लिए अलग, और जो है आम व्यक्तियों के लिए अलग। तो अमेरिका और फ्रांस की राज्य क्रांति से हमें जो है समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे अधिकारों का जो है प्रारंभ हुआ, जिसका समर्थन पूरा विश्व किया और सभी ने इस अधिकार को जो है स्वीकार किया। अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकार को वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, आप जानते हो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था है। उसने उसकी स्थापना किस लिए हुई है? विश्व शांति और मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जो है यह घोषणा की कि ये घोषणा बहुमत से प्राप्त हुई और कि मानवाधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। इसके बाद वर्ष 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय समझौता, आर्थिक हेलो हेलो काल में आपको मैंने जैसा बताया कि रंग भेद नीति का गांधी जी ने बहुत, हाँ, गांधी जी ने बहुत विरोध किया। उसके बाद गांधी जी के उसके बाद वहाँ दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जो कि वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने भी इस समस्या को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और उनका जो है रंग विरोधी नीति को जो है इस जो अंतरराष्ट्रीय समस्या को सभी ने जो है हल करने का प्रयत्न किया। उपनिवेशों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, ये उसी के कुछ उदाहरण हैं। रंग भेद की नीति की वजह से उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए और हर जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो है का जो है कार्य प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल में वंशवाद आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानव अधिकारों का हनन हो रहा है।
वंशवाद मतलब राजा का पुत्र राजा, इसको वंशवाद कहा जाता है। सीमावाद मतलब हम अगर कहते हैं कि अगर आप प्रदेश के रहने वाले हैं, हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इस बीच आप न्यूज चैनल्स में इस तरह के मुद्दे आपने बहुत सुने होंगे, राज्यवाद हो रहा था। उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम भारत के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, तो इसको कहा जाता है सीमावाद। तो भारत के रहने वाले हैं इसलिए हमारे साथ कहीं गलत व्यवहार हो तो ये जो है एक समस्या के रूप में है। इसके बाद है आतंकवाद। आतंकवाद तो आप देख ही रहे होंगे बेटा कि किस तरीके से भारत भी आतंकवाद को झेल रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान बार बार अपने आतंकवादी गतिविधियों से हमेशा भारत को परेशान कर रहा है। मुंबई पे हमला भी एक आतंकवाद का उदाहरण था। इसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गिरना भी एक आतंकवाद का उदाहरण था। इस तरीके से आतंकवाद किसी एक देश की समस्या न होकर पूरे विश्व में ये आतंकवाद जैसी समस्या का है फैल गया। और यह समस्या इस तरीके से मानव के अधिकारों का, मानव के जो जीने का अधिकार है उसका हनन करती है। और इसके साथ साथ ही यह पूरे विश्व के लिए एक समस्या जो है बन गई। साथ ही अनेक प्रश्न जैसे संक्रामक रोग जैसे कि कोरोना, पर्यावरण को खतरा, पेड़ पौधों का कटना, पर्यावरण प्रदूषित होना, इन सब के कारण भी मानवाधिकार अवधारणा भी अब भी अधिक व्यापक हो गई। पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकार में किया गया है। अब आप जानते हो मानवाधिकारों की घोषणा में कुल 30 धाराएं हैं। इस घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रता संबंधी धाराएं, उसी प्रकार से रोजगार का अधिकार, आर्थिक अधिकार, सभी सदस्य राष्ट्र अपने अधिकारों, नागरिकों को मानवाधिकार दे, यह उपेक्षा की जाती है। मानव अधिकारों के घोषणा की तरह ही बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र 20 नवंबर सन 1959 को प्रसारित किया गया। देखो, सभी व्यक्तियों को रोजगार का अधिकार है, सभी को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार है, स्त्री या पुरुष ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये सब अधिकार जो है भारत ने अपने नागरिकों को दिया है। इसके बाद 1959 में जो है बालकों के अधिकारों की भी घोषणा जो है की गई। अब जो है आप ये देखो, भारत और मानवाधिकार में किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो भारत मानवाधिकार के लिए भारत ने अपने संविधान में मूल संविधान जो है अधिकार बनाए हैं। पहला समानता का, हेलो 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 हाँ बोलो बच्चों। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेम हो रही है। अभी आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? हेलो बेटा, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं एक व्यक्ति तक सीमित न रहते हुए पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में आपने देखा है कि मानवाधिकारों, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा, इसके साथ साथ ही जो है आपको मैंने कोरोना के विषय में बताया कि किस तरीके से ये संक्रामक रोग पूरे विश्व को प्रभावित किया, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा, इसके बारे में मैंने बताया, और भारत और मानवाधिकार, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया है।